नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल टाइम इंजीनियरिंग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं zigzag कन्वर्जन, जो कि लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 6 है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी। लेट्स से जैसे इस केस में वी हैव द स्ट्रिंग पेपाल इज हायरिंग, राइट, एंड इसमें कोई भी स्पेस नहीं है एंड इट इज रिटन इन अ zigzag पैटर्न ऑन अ गिवन नंबर ऑफ रोज लाइक दिस। ठीक है, तो जैसे अगर रो नंबर 3 है, राइट, सो नंबर ऑफ रोज अगर 3 है तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3 पे इसको जिगजैग पैटर्न में अरेंज करना। तो वो जिगजैग पैटर्न कैसे होगा? तो मैं स्टार्ट करूंगा पेपैल इज हायरिंग के पी से। सो PAY, ठीक है, देन पैल इज हायरिंग, सो दिस इज द जिगजैग पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न में इसको हमने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो अगर ये 3 की जगह 4 रोज हमें दिए होते तो ये कैसे होता? तो PAYP पे पैल इज हायर रिंग। ठीक है, तो ये 4 रोज पे हमने वही स्ट्रिंग को लिखा है। ठीक है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है एक बार देखते हैं। तो हमें फाइनली आंसर क्या निकालना है, राइट? तो फाइनल आंसर हमें हमें क्या निकालना है कि इसको अगर हम ऐसे रीड करते हैं लाइन बाय लाइन, PAHN सबसे पहले, उसके बाद APLSIIG और फिर YIR, तो PAHAN, तो इसको ऐसे हमें रीड करके पार्स करना है। ठीक है, तो हमें ये स्ट्रिंग जो है पेपैल इज हायरिंग, उसको इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देना है कि जिसमें जो जिगजैग पैटर्न है, जिगजैग पैटर्न में इनको अरेंज किया है और अरेंज करने के बाद इनको लेफ्ट टू राइट सीरियली रीड किया है। तो उसके बाद क्या स्ट्रिंग बनती है? PAHN APLSIIG एंड इसके बाद YIR। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा? वी विल गेट PIN, देन सेकेंड रो ALSIG, then YAHR, and then PI. So if num row is equal to 3 तो ये आंसर होगा, if num row is equal to 4 तो ये आंसर होगा। ठीक है, और क्या दिया है हमें? हमें जैसे 4 के लिए भी आंसर दिया है जो हम मैच करके देख सकते हैं, राइट? तो वही आंसर है। तो क्या है कि ये विजुअली करना बहुत आसान है, ठीक है, बट कंप्यूटर को बताना कि ये इसको ऐसे रीड करना है ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो हम वही एग्जैक्टली कैसे करेंगे ये चेक, ये अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो और एक है कि अगर नंबर ऑफ रोज 1 है, ठीक है, तो क्या आंसर होगा? तो अगर नंबर ऑफ रोज 1 है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसा इनपुट होगा वही मेरा आंसर होगा? क्योंकि नंबर ऑफ रोज 1 है ना, तो P यहाँ पे आएगा, फिर A यहाँ पे आएगा, फिर Y यहाँ पे आएगा, क्योंकि नीचे ऊपर नीचे तो नहीं आ सकता, ये नंबर ऑफ रोज 1 ही है। तो फिर मेरा जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द इनपुट होगा। तो पेपैल इज हायरिंग जो है, जैसे इनपुट में दिया है एग्जैक्टली वही मेरा आंसर होगा इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1, राइट? तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो अब हमने इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से देखा है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करो और खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। सो पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी सम को कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आएगा PAY, देन वी हैव
A L I, then we have S H I R I N G। अब यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है। तो कौन से पैटर्न्स? तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसकी जगह इसका पोजीशन लिखने वाला हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, एंड नम रोज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 5 में डिफरेंस कितना है? 4 का है। 5 और 9 में डिफरेंस कितना है? 4 का है। 9 एंड 13 में डिफरेंस कितना है? 4 का है, ठीक है। तो EAHN जो सबसे पहले मुझे मिलेगा, तो उनमें डिफरेंस कितने का है? 4 का डिफरेंस है उनके इंडाइसिस में। यहाँ नीचे कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, ठीक है। और 4 क्या है? ठीक है, व्हाट इज 4? सो 4 इज मे बी नंबरोज प्लस 1, मे बी, आई एम नॉट श्योर, मे बी इट इज नंबरोज प्लस 1, आई एम नॉट श्योर, दिस इज अ हाइपोथेसिस, मे बी इट इज नंबरोज प्लस 1, व्हाई आई एम नॉट श्योर अगेन, ठीक है। अब इसी को और एक एग्जाम्पल में कंसिडर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 6 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 6 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 6 का है। तो यहाँ पे क्या मैं पहली बात तो ये बोल सकता हूँ कि जो डिफरेंसेस है वो सेम है, यानी कि PAHN में जो डिफरेंसेस है, जो मेरी पहली लाइन है PAHN, उनमें जो डिफरेंसेस है वो सेम है, विच इज इक्वल टू 4 इन द केस ऑफ नंबरोज इक्वल टू 3। एंड अभी जो मुझे मिलेगा, जो भी मुझे मिलेगा 1 7 13 पे जो भी है, ठीक है, तो उसमें भी डिफरेंस सेम है, यानी कि फर्स्ट रो और लास्ट रो में डिफरेंसेस जो है वो सेम है। क्या है? डिफरेंसेस आर सेम, ठीक है। तो नंबर रोज इक्वल टू 4 के लिए मुझे 6 आया था, तो नंबर रोज इक्वल टू 3 के लिए मुझे 4 आया था, और नंबरोज इसके लिए मुझे 3 के लिए 4 आया था, और नंबरोज इक्वल टू, सॉरी, नंबरोज इक्वल टू 4 के लिए मुझे 6 आया था, ठीक है। तो नंबरोज प्लस 1 ये रिलेशनशिप तो नहीं होगी, जो डिफरेंस है उसमें और इसमें नंबरोज प्लस 1 ये तो रिलेशनशिप नहीं होगी। हमें डिफरेंस में, मतलब डिफरेंस और नंबरोज में एक रिलेशनशिप ढूंढनी है, ठीक है, एक रिलेशनशिप ढूंढनी है, ठीक है। तो क्या हो सकता है? तो कैन इट बी, ओके, कैन इट बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, ठीक है। मुझे इसमें और इसमें डिफरेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये दो तो मेरे, अगर लेट से ये 1 है तो ये तो इसको मैं फिर से कंसिडर नहीं करूंगा, राइट। तो अगर ये हमारा n है तो ये n-1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये मेरा इस केस में n-1 हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये और ये और एक n-1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये 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 और एक n-1 हो गया। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये टोटल लेंथ n है, टोटल लेंथ n है इसकी, उसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो n-1 हो गया। टोटल लेंथ इसकी n है, तो ये n-1 ऐसे हो गया, और ये n-1 ऐसे हो गया, ठीक है। सो यानी कि जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस मैं यहाँ पे पैटर्न में देख सकता हूँ कि डिफरेंस इज 2 इंटू n-1। सो द डिफरेंस इज 2 इंटू n-1, ऑल राइट। तो दिस इज ट्रू
for bottom elements and top elements. But the question is this difference there? Same difference, 2 into n minus 1, right? This difference, is this there for the middle elements? एक बार फिर से देखते हैं कि बॉटम के हिसाब से देखते हैं कि डिफरेंस हाउ इज इट 2 इंटू एन माइनस वन। ठीक है, तो अब इस बार मैं इसको थोड़ा कैंसिल करता हूँ, ये फिर से लिख देंगे। अ, जैसे इस केस में आई हैव 4 एंड द नेक्स्ट एलिमेंट इज 10, तो इस केस में ये हो गया 5 6 7 एन माइनस वन एलिमेंट्स एंड देन 8 9 10 एन माइनस वन, क्योंकि इसमें 7 नहीं कंसिडर किया, इसमें एन टोटल 4 5 6 7 है, 4 कंसिडर नहीं किया तो एन माइनस वन एलिमेंट 5 6 7, इसमें 7 8 9 10 एन एलिमेंट्स है। अगर 7 कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो पहले ही कंसिडर किया था, तो 8 9 10 वो कितने एलिमेंट्स है, एन माइनस वन एलिमेंट्स। सो 2 इंटू एन माइनस वन इस केस में भी बॉटम के लिए भी है, टॉप के लिए भी है। बट अब देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो 2 एंड 4 में अभी और एक चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 6? ओके, द डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 6 इज ऑल्सो 2 into n minus 1. हाउ इज दैट? 1 2 3, ठीक है, एंड देन 4, तो इसमें भी 4 का डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 10? इट इज ऑल्सो 2 into n minus 1. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 14? इट इज ऑल्सो 4, विच इज 2 into n minus 1. ठीक है, अभी इस केस में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 8? इट इज 6, विच इज 2 into n minus 1. What is the difference between 8 and 14? It is 6, which is 2 into n minus 1. ठीक है, but what is the difference between 2 and 6? It is not 2 into n minus 1. What is the difference between 8 and 12? It is not 2 into n minus 1. Right? Now, similarly, what is the difference between 3 and 9? It is 2 into n minus 1, which is 6. And इसमें आगे एलिमेंट ही नहीं, राइट? तो ये जो 2 into n minus 1 का रूल है, ये मैं मिडिल एलिमेंट्स के लिए और एक एक्स्ट्रा रूल लगेगा, सो दैट आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ दिस एलिमेंट, दिस डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट हम छोड़ रहे हैं, जो हमें छोड़ना नहीं है। यहाँ पे ये वाला डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पे ये वाला डायगोनल एलिमेंट है। सिमिलरली यहाँ पे ये 5 एज अ डायगोनल एलिमेंट आ गया, फिर यहाँ पे 11 एज अ डायगोनल एलिमेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12। ठीक है, सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दीज एलिमेंट्स? ठीक है, तो नाउ दिस इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। ओके, क्योंकि अगर हम इसको, अगर हम इस वाली रो को देखें तो क्या है, 2 4 6 8 10 12 14, इनमें हम 2 6 10 और 14 इनको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, राइट? इनको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। बट व्हाट अबाउट दिस? सो 2 एंड 4 में डिफरेंस है 2 का, 6 एंड 8 में डिफरेंस है 2 का, 10 एंड 12 में डिफरेंस है 2 का। ठीक है, तो यहाँ भी एक चीज हमें दिखाई दे सकती है कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, बट किसमें डिफरेंस कांस्टेंट है? जो मिडिल एलिमेंट है या फिर जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, तो उनमें डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो जैसे दिस इज द दिस इज द नॉन डायगोनल एलिमेंट। ओके, दिस इज द नॉन डायगोनल एलिमेंट एंड दिस इज द डायगोनल एलिमेंट, तो इनमें डिफरेंस 2 है। ठीक है, इस केस में देखते हैं, तो इस केस में वी हैव 3 5 9 11 और ओके वी ऑल्सो हैव 2 6 8 12 and 14. So we have 2 6 8 12
and 14. Out of which, let's mark the non-diagonal elements. So 2, 8 and 14 are the non-diagonal elements. Now, what about the diagonal elements? So this is 4. The difference between these two is 4. The difference between these two is also 4. ठीक है? तो difference है and it is constant. ठीक है? And in this case we have r equal to 0. No, r equal to 1. And over here also we have r equal to 1 and numbers equal to 3. और यहाँ पे numbers equal to, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं, rather than n equal to 3 हम सीधे क्या कहेंगे, instead of saying n equal to 3, let's just say that the increment in this case the normal increment was 4, and in this case the normal increment was 6, and this is r equal to 1, right? Let's check r equal to 2. Let's check r equal to 2. So we have 3, 5, 9, 11. So let's write this. Okay, 3, 5, 9, 11, and 3 and 9 are our non-diagonal elements, and 5 and 11 are the diagonal elements. तो इनमें डिफरेंस 6 ही होगा जैसे हमने कैलकुलेट किया था, एंड इनमें कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है. इनमें कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस. r इज इक्वल टू 2 इंक्रीमेंट इक्वल टू 6. ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए पैटर्न है, राइट? तो अब मुझे ऐसा फॉर्मूला निकालना है, 3 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, राइट? दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर 1, दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर 3. ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं कि r इक्वल टू 0 इंक्रीमेंट 6 एंड आंसर इज ऑल्सो 6. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला फिट हो सकता है इनमें, तो अब मैं बताता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला इनमें फिट होता है. द फॉर्मूला विच फिट्स इन ऑल ऑफ दीज इज दिस. Okay, I hope the screen is visible. So I hope the screen was visible and it was not hidden whatever I was writing. Okay, so as you can see we have 3 observations. I'll just repeat. So r equal to 1, when r equal to 1 and increment equal to 4, the difference was 2. Then when r was 2, increment was 6, and these are actually different cases, but that doesn't really matter right now. When increment was 6, r was 2, the answer was 2. Okay, the difference was 2, and in this case when the increment was 6 and the r was 0, the answer was also 6, that is the difference was also 6. And when r was 1 and increment was 6, the difference was 4. So the overall formula that we get is this: the difference is the increment minus 2 times r. For example, in the first case the difference was 2, which is increment was 4 minus 2 times 1, right? In the second case we had the increment as 4, which is like the difference as 4, which is 6 minus 2 into
r. And in the third case, the difference was 2 and the increment was 6 with r being 2, right? So this is the formula for the diagonal elements. तो अगर हम अब फिर से जहां हम पहले थे वहां जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि इनमें जो डिफरेंस है दैट इज 2 into number rows minus 1, like 2 into bracket number rows minus 1. इनमें जो डिफरेंस है दैट इज 2 into bracket number rows minus 1. इनमें जो डिफरेंस है दैट इज 2 into bracket number rows minus 1. बट ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है पी एस आर, ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनमें जो डिफरेंस होगा विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस नॉन डायगोनल एलिमेंट, दैट डिफरेंस, the difference between AP, the difference between LS, and the difference between IG will be equal to the total increment minus 2R. The total increment minus 2R. Okay. So what this means is as R increases, right, this difference will lessen. Okay. और हम इसे कैसे देख सकते हैं? तो जैसे अगर r इक्वल टू 1 है तो मुझे पता है कि एक लीप अगर मैं लूंगा तो एक इंक्रीमेंट आगे जाऊंगा तो मैं ए से एल तक जाऊंगा, ये मुझे पता है, ठीक है। बट मुझे ए से एल तक नहीं जाना, मुझे ए से पी तक ही जाना है। तो क्या होगा? तो ए तक, ए से एल तक जा रहा हूं मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 into r कम स्टेप्स ले रहा हूँ। तो 2 into r, इस केस में 2 स्टेप्स मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैं पी तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है, रादर देन एल। तो कौन से दो कम हो रहे हैं? तो एक ये वाला कम हो गया एंड एक यहाँ का कम हो गया और एक यहाँ का कम हो गया, ठीक है। जैसे इस केस में एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं मैं इसे। सो व्हेन वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So when we have this, as we can see, the difference between 2 and 6 is equal to 4. So the difference is equal to 4. The difference between 3 and 5, let's call this diff 1. And how is it 4? We are subtracting 2r. So we are subtracting 2r. So what are we subtracting exactly? So this was the entire result. We subtracted this and this, and we got 6. Then when we came down to 5, this 3 to 9 was my entire jump, and I subtracted 4. I subtracted this, 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 and this. So what am I exactly doing? What am I ensuring? So I am ensuring that those two nodes stay on the same level. That is what I'm ensuring, because that is the base condition, right? And it turns out that the difference is 2r. Like if I draw any diagonal like this, the difference between this, the difference between this, the difference between this is going to be the total increment minus 2r. So this is the total increment minus 2r.
This is the total increment minus 2r. This is the total increment minus 2r. This is the pattern that we are getting. Okay, and this is just a pattern that we have observed, right? So accordingly, we can um, firstly check if we are in the middle rows. Okay, if we are in the middle rows, what we will do is that we will firstly consider the current non-diagonal element, and then we will include the diagonal element. Okay, if we are in the non top or bottom, so if we are in the middle row basically, then we will use this. Okay, and if we are at the top or the bottom row, then there is no diagonal element over here. Okay, there is no diagonal element over here. This element itself can be said to be diagonal element. R becomes 0, right? R becomes 0. So if you think about it, what we are basically saying is that we know increment is 2 into num rows minus 1. So 2 into n minus 1. So difference is 2 into n minus 1 minus 2r. So this difference is going to be 2n minus 2, 2n minus 2 minus 2r. So whatever this formula is, it doesn't really matter. What we are basically going to do is, if we want to uh, say this is the zigzag pattern, firstly for row number 0, we'll say okay, I choose you, then I choose you, I choose you, I choose you. Okay, just try putting r equal to 0. When r equal to 0, difference is increment, and that is exactly what happens in the first scenario, like in the first row, that difference, or the 0th row, whatever. So the difference itself becomes the increment, right? Right. And in the end, right, when we have r being n, or rather n minus 1, the difference becomes 0 because they meet each other. So that is one way of looking at this. Okay. But anyways, that's not important. Then for the middle rows, we will add the current element, then the diagonal element. Okay. Then after doing this, we'll add the next current element, and then its diagonal element. Then the next. So while iterating, we will add, earlier we were adding only one element. Okay. If we were talking about the top row, we were adding just one element in one iteration. But if we are talking about middle rows, then we will add two elements per iteration. Okay. So again, we will add two elements, this element and this element per iteration. Then we'll add this and this element per iteration. Then, and the iteration will be of size increment, like the step size will be increment. Okay, s of I. Okay, the next element that we will take will be s of I plus increment. Then the next element would be whatever I plus increment is plus increment. Okay, and what we are going to do is that if it is a middle row, then we are not only going to include I plus increment, but we are also including this element, which is we have found out to be I plus, like I, which is my current where I am, plus the difference, which is increment minus 2r. So we are also going to include that element. So if I write the pseudo code, we will, okay, uh, okay, let's start a new page. So if I write the pseudo code, then it would be something like this. For um, let's say I, or rather R, in range, let's just write in Python, num rows.
what we are going to do is calculate increment, which is 2 into num rows minus 1, and then for I in range, we will start iterating from R. Okay, why will we start iterating from R? Because if we look at this, the iteration starts from R basically. Row 1, element 1, row 2, element 2, row 3, element 3. Our iteration starts from this element, right? These elements. Okay, so the iteration starts from rth element. So for the 0th row, the 0th element. For the first row, the iteration starts from first element. For the second row, the iteration starts from the second index. For the third row, third index of the string. Fourth row, fourth index of the string, right? So the iterations are starting from R, and then this is true, like we will go till the end with this increment. And then if I'll write over here, if I, or rather if R, if middle row, let's just write like this, if middle row, then if middle row and uh, the element that we are adding is within limits. So for example, if I am, let's say, over here, or wait, uh, let's say I'm over here. So the next diagonal element should be here, but it is not there. So we have to check whether the element that we want to add is within the length or not. So if middle row and element to be added, EA, element to be added within range, within the length, as long as this is true, what we are going to do is basically, okay, basically over here we will add s of I, and over here in the special case when we are going to add two elements, if it is a middle row, we will add this particular element s of I plus increment minus 2R, right? So this is the pseudocode. Now there is another logic that we can say that we should talk about. So over here, what we did basically was we analyzed the pattern itself, how the zigzag pattern is working, right? We went into the depths of it, but we don't really need to do that. What we can do instead is use a special data structure, and that data structure will do the hard work for us. Okay, so what we can do instead of this is simulate the process of making a zigzag pattern. ठीक है, तो हम ये कैसे करने वाले हैं, कैसे हम इस पैटर्न को सिमुलेट करेंगे? तो लेट्स से मेरे पास ये, ओके, और एक लाइन, लेट्स से मेरे पास 3 रोज है और मुझे पेपैल इज हायरिंग ये जो स्ट्रिंग है ये इसमें ऐड करनी है। तो मैं इसे कैसे ऐड करूँगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगा PAY PALISING। तो मैं बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा हूँ, मैं बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा हूँ, राइट? कैसे जा रहा हूँ मैं? ऐसे जा रहा हूँ, PAY, देन यहाँ से
पी ए, देन यहाँ से एल आई, देन यहाँ से एस आई, देन यहाँ से एन जी. सो दिस इज माई मोशन, दिस इज माई मोशन. तो क्यों ना मैं एक डेटा स्ट्रक्चर बनाऊं जो बिल्कुल ऐसा ही होगा. इट वुड बी अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, and in that string I simulate adding the character one by one. I simulate adding the character one by one, and then in the end what I will do is that I will pick up this portion PAI which I got. Okay, PayPal is okay. For now, let's just say that the string was PayPal is ing for now. Okay, I will pick this up, put it over here. Then I'll pick the second string, concatenate like this, and then I will take the third string and I will concatenate it. So what I am doing is that I simulate it, I put the strings, and then I concatenate all of that. So for that, what I can do now inside the code is this. So I can have, let's consider 4 rows. So I can have a vector of rows, or rather a vector of strings, and then a boolean which is like my direction flag, which will tell me how should I increase or decrease. So I can take a variable, let's say going down is my variable, and it will store that if I am going down, right, then what should happen? This should be true, and if this is true, then I will do position plus plus, and if this is false, then I will do position minus minus. That is, I am coming up. And when will this flag change? This flag will change. Flag changes at the top and the bottom. At the top and the bottom. So if it is false over here, it becomes true. So I'm going down, I'm going down, I'm going down. It reaches here, the flag should change, it should become false, and I should go up. I should go up, I should go up, I should go up. I reach here. Now the flag should again be true because I will invert the flag. So if it is false, after negation, it will become true, right? So it becomes true. So going down is true. So now position plus plus, position plus plus, position plus plus, false, position minus minus, position minus minus, position minus minus, true, position plus plus, position plus plus, position plus plus, right? So in this way, I'll iterate through the string, okay, and keep putting elements inside that, okay. And once the string is over, okay, after the string is over, then I will simply concatenate that string. So it was a list of strings. Now I concatenate the strings together. So this can be another approach. So we are going to solve this problem using both of these approaches. So uh, this particular approach will be followed in C++ and Java, and the earlier approach that we were discussing, that we are going to implement in Python and JavaScript. तो अब हम इसे C++ में कोड करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले तो हमें वेक्टर्स को यूज करना पड़ेगा. तो हैशटैग इंक्लूड वेक्टर लिख देंगे, एंड इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि एक वेक्टर क्रिएट करना होगा ऑफ टाइप स्ट्रिंग, जिसका नाम हम रख सकते हैं रोज, जिसकी लेंथ होगी, ठीक है. तो ये हमने क्यों बनाया है? तो ये बेसिकली जो जिगजैग पैटर्न है तो उसे स्टोर करेगा कि इंडेक्स 1 पे रो नंबर 1, इंडेक्स 2 पे रो नंबर 2, इंडेक्स 3 पे रो नंबर 3, ठीक है. ऐसे हम इसको स्टोर करने वाले हैं.
अब अगर नम रोज 1 हो तो क्या करेंगे? तो अगर नम रोज 1 है तो इफ नम रोज इक्वल टू 1, राइट, इन दैट केस what do we have to do? We have to return s. You have to simply return s and nothing else. Okay, क्योंकि एक ही रो है, मतलब एक ही रो हमें बनानी है, राइट? तो उसको उसमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। जैसे पेपैल इज हायरिंग अगर है तो पूरा का पूरा पेपैल इज हायरिंग एक ही रो में आ जाएगा। तो जो इनपुट था वही हमारा आउटपुट होगा, राइट? अब ये हाँ, तो हमने कंसिडर कर लिया। अब हमें एक बूलियन वेरिएबल लगेगा जिसको हम गोइंग डाउन बोल सकते हैं, जिसको हम अभी के लिए फॉल्स करने वाले हैं। और एक इंटीजर लगेगा करंट रोज, जो ये बताएगा कि मैं अभी कौन से रो पे हूँ हमारे वेक्टर पे। तो ये इनिशियली 0 होगा। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर कैरेक्टर सी इन एस। ओके, हमें क्या करना है कि रोज नाम का जो वेक्टर है, तो उस वेक्टर में हमें करंट रो होना चाहिए यहाँ पे, करंट रो पोजीशन पे इसे ऐड करना है। ठीक है, ऐड हमने कर दिया। अब इसमें क्या करना है? तो ये चेक करना है सबसे पहले कि क्या हम टॉप पे है या बॉटम पे है। तो इफ करंट रो इक्वल टू 0 और करंट रो इज इक्वल टू नम रोज -1, तो हमें गोइंग डाउन को उल्टा कर देना है। सो गोइंग डाउन इक्वल टू नॉट गोइंग। तो अगर हम ऊपर है तो वो नीचे चला जाएगा, यानी कि गोइंग डाउन जो है वो फॉल्स अगर है तो वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर वो नीचे जाते जाते नीचे अगर पहुंच गया तो वो क्या हो जाएगा? फिर नीचे जाने के बाद ये गोइंग डाउन की डायरेक्शन चेंज होने के बाद वो ऊपर चला जाएगा। अब ये ऊपर नीचे कैसे कैसे हो रहा है ये देखते हैं। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है कि करंट रोज में ऐड करना है। और ये जो ऐड करना है हमें करंट रो में, किसके हिसाब से है? तो ये है, ओके एक मिनट, ये जो चीज है ये इसके अंदर होनी चाहिए। ये गोइंग डाउन के हिसाब से। अगर गोइंग डाउन है तो +1 होगा, वरना -1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। अब इसके बाद हमें और एक चीज लगेगी जो है स्ट्रिंग रिजल्ट, जिसको हम बोल सकते हैं। एंड हम क्या करने वाले हैं? फॉर रो, फॉर स्ट्रिंग रो इन रोज रिजल्ट प्लस इक्वल टू रो। इससे सारे रोज कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। एंड देन ये करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो और एक होना चाहिए यहाँ पे। अब सही है। अब यहाँ पे वी विल हैव टू रिटर्न रेस। सो लेट्स रिटर्न रेस। ठीक है, करेक्ट पोजीशन पे है क्या ये? ठीक है, एक्सेप्ट हो गया है सॉल्यूशन। इसको सबमिट करके देखते हैं। और ये सबमिट भी हो गया है।
So this was the answer in C++. Okay, so let's code this in Java. तो सबसे पहले हम required libraries को import करेंगे. So import java.util.star. तो इसमें जो है वो सब कुछ import हो जाएगा. इसके बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले एक एज केस हैंडल कर लेते हैं कि अगर हमें दिया है नमरोज इक्वल टू 1, तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा. तो इस वजह से हम लिखेंगे इफ नमरोज इक्वल टू 1 वी हैव टू रिटर्न एस. ठीक है. अब हम क्या करने वाले हैं, तो एक खुद का डेटा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं. ठीक है. ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, इट वुड बी अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर्स. ओके. हम स्ट्रिंग्स क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग्स नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग्स म्यूटेबल होती है और ज्यादा स्पेस लेती है जब हम स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करते हैं. ठीक है. वैसे स्ट्रिंग बिल्डर्स जो है वो हम आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले एक एरे बनाएंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर्स, और इसका नाम रखते हैं रोज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. ओके. Now we have to actually create the empty string builders inside this. तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक for loop. I plus plus, and now we have to create inside rows. We need to add. What do we need to add? A new string builder. तो इससे हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा. अब हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत है. सबसे पहला है कर रोज, जो करंट रो को पॉइंट करेगा, और एक बूलियन गोइंग डाउन, जो रिप्रेजेंट करेगा गोइंग डाउन अगर है तो उसकी डायरेक्शन, मतलब हमारी डायरेक्शन अगर गोइंग डाउन है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा. ठीक है. तो अब हम एक्चुअल स्ट्रिंग को मतलब एक्चुअल स्ट्रिंग को देख के उस पर इटरेट कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं लूंगा एक फॉर लूप. तो फॉर कैरेक्टर सी एस डॉट टू कैरेक्टर एरे. तो जब हम ऐसे इसको टू कैरेक्टर एरे करते हैं तो उस पर इटरेट करना ज़्यादा इजी बन जाता है. तो कैरेक्टर सी and on s.2 character array, what we are going to do now inside this for loop is basically we are going to add the character c. So rows dot, we are going to say get the cur row. So that row which has cur row, or let this be singular, and this dot append, and now over here we are going to append c. तो इससे उस पर्टिकुलर रो में कर रो वाले इंडेक्स के रो में ये कैरेक्टर सी ऐड हो जाएगा. अब ये तो हमने कर दिया. अब हमें ये देखना है कि गोइंग डाउन की डायरेक्शन कैसे चेंज करनी. तो इफ कर रो इक्वल टू 0 और कर रो इक्वल टू नम रोज माइनस 1, इन दैट केस गोइंग डाउन इक्वल टू नॉट गोइंग डाउन. तो हमने डायरेक्शन चेंज कर दी जब वो आइदर टॉप पे पहुंचता है या फिर बॉटम पे पहुंचता है. एंड देन हमें कर रो को अपडेट करना है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ गोइंग डाउन. तो +1 और -1. तो अगर +1 कब होगा, जब गोइंग डाउन होगा. -1 कब होगा, जब गोइंग अप होगा. ठीक है. या फिर जब गोइंग डाउन फॉल्स होगा. ठीक है. अब हमें क्या करना है कि आ, ये तो हमारा ये वाला फॉर लूप बन गया. इसके अंदर ये सब कुछ होना चाहिए एक्चुअली. तो इसको अंदर डाल देते हैं. ठीक है. अब ये इसके अंदर है. अब ये लूप सही से काम करेगा. अब हमें
आंसर जो है ये जब सब कुछ हो जाएगा तब हमें हमारा डेटा स्ट्रक्चर में आंसर बन के आ जाएगा। अब हमें जो उस डेटा स्ट्रक्चर में आंसर है उसको एज अ स्ट्रिंग फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाते हैं। तो स्ट्रिंग बिल्डर और इसका नाम रिजल्ट रखते हैं इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, अब एक फॉर लूप लगेगा। ये फॉर लूप जो है ये रोज पे लगेगा। So for a particular string builder row inside rows, because rows is a collection or a list of string builders. So for string builder row, which is a part of rows, हमें क्या करना है, तो हमें उसको append करना है in the resulting string. So rest dot append row, just concatenate उसको करना है। ठीक है, और ये करने के बाद हम फाइनल आंसर जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देने वाले हैं। तो rest dot to string। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको रन करके देखते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया है। इसको सबमिट करके देखते हैं और ये सबमिट भी हो गया है। सो दिस वाज द आंसर इन जावा। तो अब हम इसे कोड करने वाले हैं पाइथन में। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास अभी क्या क्या है। हमारे पास स्ट्रिंग एस है और नम रोज इतने टोटल रोज है, ये मतलब रोज हमें करने हैं ये हमें पता है। तो अगर नम रो इक्वल टू 1 हो, तो इफ नम रोज इक्वल टू 1, तो हमें क्या करना है, तो हमें सिंपली क्या रिटर्न करना है, एस, राइट। हमें रिटर्न करना है एस, तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक केस हो गई। ठीक है, अब हमें करना है एक रिजल्ट नाम की हमें स्ट्रिंग लगेगी जिसमें हम हमारे आंसर स्टोर करने वाले। तो रेस इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हम इटरेट करने वाले हैं नंबर ऑफ रोज पे। सो फॉर आर इन रेंज नम रोज we will calculate the increment. So increment equal to 2 into जो हमने डिस्कस किया था पहले भी, नम रोज माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज द इंक्रीमेंट। ये हमने पहले ही चेक किया है, तो इसका लॉजिक मैं फिर से दोहराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया कि नम रोज माइनस 1 ये कहाँ से आया, 2 इंटू नम रोज माइनस 1 ये इंक्रीमेंट कहाँ से आया। ठीक है, तो अब इंक्रीमेंट तो हो गया। अब हमें और एक लूप लगेगा जो होगा स्टार्टिंग फ्रॉम आर एंड हर बार इंक्रीमेंट होगा। तो मतलब ये सिंपल आई प्लस प्लस नहीं होगा, ये आई प्लस इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, हर बार। सो दिस इज अ डिफरेंट फॉर लूप। एंड इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले ऐड करना है अभी का कैरेक्टर। उस स्ट्रिंग में जो अभी का कैरेक्टर है वो हमें ऐड करना है। ठीक है, अब इसमें और एक केस ये आ सकती है कि इफ आर इज ग्रेटर देन 0 एंड, मतलब मिडिल रोज के लिए, तो इफ आर इज ग्रेटर देन 0 एंड आर इज लेस देन लेंथ ऑफ एस, और अगर इसको बोल देते हैं r is less than numbers minus 1 and I plus increment minus 2r is less than length of s, मतलब ये इनबाउंड है। तो हमें करना है रेस प्लस इक्वल टू एस ऑफ, फिर उसके अंदर ये आ जाएगा। तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स का ख्याल रखेगा। ठीक है, एंड इवेंचुअली
में रिटर्न करना है रेस। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स का जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मतलब टॉप पे नहीं था, बॉटम में नहीं था प्रॉब्लम इसका, सिर्फ मिडिल वाले जो रोज है उसमें ये प्रॉब्लम थी कि डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करें। तो फॉर दैट वी हैव दिस, सो वी हैव टेकन केयर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स मतलब एक बार ही एक ही डायगोनल एलिमेंट का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, तो वो हमने कर दिया है। नॉर्मल फर्स्ट रो और लास्ट रो के लिए जो इंक्रीमेंट है 2 × num_rows-1 वो भी हमने यहाँ पे डाला है, तो उसका भी ख्याल हमने रखा और पाइथन का सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे कोड करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे बेसिक केस क्या हुई, इफ num_rows = 1। उस केस में हमें करना है रिटर्न एस। ठीक है, ये सबसे पहली केस हो गई। अब एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाते हैं, तो लेट रेफ नाउ फॉर let r = 0, r is less than num_rows, r++ और इसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, तो कांस्टेंट इंक्रीमेंट इक्वल टू 2 × 2 × num_rows-1। ठीक है, और अब आएगा फॉर let I = r, I is less than nums.length, तो s.length लिखते हैं, s.length I plus equal to इंक्रीमेंट। ठीक है, ये करने के बाद हमें क्या करना है, तो रेस्ट में ये ऐड करना है। ठीक है, एंड इफ r is greater than 0 and r is less than num_rows-1 and I plus increment minus 2r is less than length of s, उस केस में हमें इसमें ऐड करना है ये पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, नाउ वी कैन रिटर्न रेस्ट। सो फॉर दैट we will return res over here and let's see if we get any errors or not. Okay, तो यहाँ पे एक एरर है, so the problem is length is not defined. Okay, sorry, पाइथन यहाँ पे आ गई गलती है। तो ये एक्सेप्ट हो गया है, इसको सबमिट करते हैं और ये सबमिट भी हो गया है। ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हर एक एलिमेंट सिर्फ एक बार विजिट होगा, जैसे इस केस में भी हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस हमने ली थी। ठीक है, बट हर एक एलिमेंट सिर्फ एक बार विजिट हुआ है इस वाले अप्रोच में। ठीक है, कौन से अप्रोच में, जहाँ पे हम एक बूलियन फ्लैग यूज कर रहे हैं डायरेक्शन वाले अप्रोच में। ठीक है, तो इसमें हर एक एलिमेंट एक बार ही विजिट हो रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O ऑफ n। सिमिलरली जो पहले वाला अप्रोच था, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि हम पैटर्न को
ऑब्जर्व कर रहे थे, और उस हिसाब से हमने एक्चुअली दो नेस्टेड फॉर लूप्स हमने लिखे थे। बट उसमें भी क्या हम सिर्फ एक बार ही अ, एक एलिमेंट को देख रहे थे तो वो मैटर करता है। नेस्टेड फॉर लूप है, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि उस बार भी हम कोई भी एलिमेंट को दोबारा विजिट नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक बार। कैसे? ये हमारा पैटर्न था, ये हमारा पैटर्न था। हमने पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये दो, 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 फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो हर एक एलिमेंट सिर्फ एक बार हमने विजिट किया है, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस एज वेल विल बी O ऑफ n। और आउटपुट कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो हमें एक स्ट्रिंग तो बनानी ही होगी उसी साइज की, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशली इस केस में तो हमने एक्स्ट्रा स्पेस भी लिया है, लाइक प्रॉपर दिख भी रहा है कि हमने एक लिस्ट ऑफ वेक्टर्स बनाया या फिर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बनाया, ठीक है। तो इसके वजह से इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, ठीक है। सो द what is more important is that the time complexity is O of n. It is not O of n square, even though there might be two for loops in our pseudocode. Okay, we are visiting each element once, and hence the time complexity is O of n. तो जिस सम को हमने अभी डिस्कस किया है उसके एप्लीकेशंस एग्जैक्टली क्या क्या है, तो दो बहुत बड़े एप्लीकेशंस zigzag कन्वर्जन के एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है यूज इन रेल फेंस साइफर, यूज इन रेल फेंस साइफर, ठीक है। तो रेल फेंस साइफर एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है जो साइफर टेक्स्ट को, और अदर जो प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, और फिर उसी साइफर टेक्स्ट को फिर से प्लेन टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर पाता है। तो जो है कोडिंग, ठीक है, इसको एक कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि एक प्लेन टेक्स्ट था, उसको zigzag कन्वर्जन यूज करके कुछ और ही बन गया उसका, राइट। तो that can be said to be a coded thing, right? That can be a coded thing, and the reverse of that, right? The reverse of that will be the original string, ठीक है। तो उसमें इसका यूज है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में इस एल्गोरिदम का यूज है, ठीक है, क्योंकि हम zigzag कन्वर्जन कर रहे हैं। So that is entirely based on zigzag conversion. The next is the next is image compression. तो इमेज कंप्रेशन में भी इसका यूज है। जैसे JPEG इमेज कंप्रेशन एल्गोरिदम जो है वो इसी zigzag कन्वर्जन पे बेस्ड है। सो आई राइट ओवर हियर इमेज कंप्रेशन एल्गोरिदम, इमेज कंप्रेशन एल्गोरिदम। तो उसमें भी इसका यूज है, राइट। तो क्रिप्टोग्राफी एंड इमेज कंप्रेशन एल्गोरिदम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये zigzag कन्वर्जन। अब हम क्या करेंगे, इसके वेरिएशंस डिस्कस करेंगे। तो पहला वेरिएशन क्या है कि हमें zigzag कन्वर्जन के बाद जो स्ट्रिंग मिलती है वो दी गई है, string after zigzag conversion given, and we have to convert that into the string which was there before that. So एक तरीके से हमें साइफर टेक्स्ट गिवन है, और साइफर टेक्स्ट से हमें प्लेन टेक्स्ट निकालना है कि क्या था, जिसको एनकोड करने के बाद ये वाली स्ट्रिंग बन गई है। सो फिगर आउट द प्लेन टेक्स्ट, ये एक वेरिएशन हो सकता है। और बाकी के जो वेरिएशंस है ये मेनली थोड़े टेक्निकल है कि डायरेक्शंस आप चेंज कर लो, तो यहाँ वहाँ आपको आपके एल्गोरिदम में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स से अगर मेरे पास ये zigzag पैटर्न है, तो मैंने, ये तो हमारी जनरल डायरेक्शन हो गई जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, इसको उल्टी डायरेक्शन में कर दो, ये डायरेक्शन ले लो। और क्या कर सकते हो, इसको हमने ऊपर से एक्चुअली स्टार्ट किया था, इसको नीचे से स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये एक हो सकता है।
इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े वेरिएशन है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, बस डायरेक्शन में चेंज है। तो स्ट्रेट डायरेक्शन की जगह आ, दूसरे उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर लो, राइट। तो ये एक वेरिएशन हो सकता है। और डायरेक्शन के हिसाब से आप कुछ भी पैटर्न बना सकते हो, जैसे जिगजैग पैटर्न ही क्यों, फिर तो कुछ भी स्पाइरल पैटर्न बना दो। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हो, ट्रायंगुलर स्पाइरल पैटर्न बना सकते हो। बट इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आ, इसके लिए थोड़े और प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिफाइन करनी पड़ेगी, और वो हमारे जिगजैग कन्वर्जन से दूर चला जाएगा। तो हम जिगजैग कन्वर्जन, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उससे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो इसमें डायरेक्शन चेंज कर दो, तो आपका एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा थोड़ा ही। ठीक है, फॉर लूप सीधा लगाए तो शायद उल्टा लगाना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम हल्का सा बदल जाएगा। सो दीज वर द वेरिएशंस in this particular problem.